माय डियर स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार शर्मा आज आपको लेक्चर 4 में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट के लेसन नंबर 1 में हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी का जो बिंदु है उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करूंगा। एम्ब्रियोलॉजी का इतिहास हमने देखा, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ लिया है कि एम्ब्रियोलॉजी पर सबसे ज्यादा जो शोध है वो बेटा अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने सबसे पहले इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसीलिए एम्ब्रियोलॉजी का जनक हमने बता दिया था आपको कि कौन होता है, अरस्तु होता है। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणिकी क्या है, जीवों में जो भ्रूण होता है उसके परिवर्तन का जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी के इतिहास के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो अरस्तु का ही नाम आता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जीव विज्ञान जो होती है, बायोलॉजी जो होती है, उसका जनक भी अरस्तु ही होता है। और जीव विज्ञान में जो जूलॉजी और बॉटनी है, उस जूलॉजी जो प्राणी शास्त्र है, उस प्राणी शास्त्र का जनक, द फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है, अरस्तु। और अरस्तु को ही एम्ब्रियोलॉजी का जनक कहा गया है। अब क्यों कहा गया है, सबका रोल होता है जब भी कहा जाता है, अपन को तो कोई नाम नहीं लेता। भ्रूण का जो परिवर्तन है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है बेटा, वो माता के रक्त से होता है। जैसे कि माता का गर्भ है, उस माता के गर्भ में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो उस माता के ब्लड से हो रहा है। इसको इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था और इसी आधार पर, इसी बेसिस को हमने आधार मानते हुए, इसी बिंदु को आधार मानते हुए इसे द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी का नाम दिया गया है। एम्ब्रियोलॉजी जो भ्रूणिकी विज्ञान है उसका फादर किसे कहा गया है, अरस्तु को। उसके बाद में मैं सेकंड रूप में पढ़ा रहा हूं, या सेकंड बिंदु के रूप में पढ़ा रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं आपको हार्वे और मेलपीगी नामक वैज्ञानिकों की। तो बेटा एम्ब्रियोलॉजी के इतिहास में हार्वे और मेलपीगी का क्या रोल रहा है, इसके बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही, लेकिन एक सेकंड में आपको पहले ही बता देता हूं कि हार्वे वैज्ञानिक का पर्सनल जो नाम है आपको, वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में मिल जाता है। तो परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो विलियम हार्वे ने करी थी, तो वो वैज्ञानिक का पर्सनल डाटा एक तो ये मिल गया आपको। फिर मेलपीगी जो वैज्ञानिक है उसके बारे में भी मैं आपको पहले चर्चा कर चुका हूं बेटा, याद दिला देता हूं कि मेलपीगी वैज्ञानिक है वो सूक्ष्मदर्शी माइक्रो जो बायोलॉजी होती है, उस माइक्रो बायोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। तो मेलपीगी का भी नाम हम पहले से ही जानते हैं। अब हमारी एम्ब्रियोलॉजी में इन दोनों वैज्ञानिकों का क्या रोल है, तो इन वैज्ञानिकों के द्वारा बेटा एक सरल सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से चूजा, जो मुर्गी का बच्चा होता है, उसको चूजे का स्वरूप नाम दिया गया है बेटा। चूजे के डेवलपमेंट के विभिन्न स्टेज का अध्ययन किया था इसने। उसकी अलग अलग स्टेजेस जो होती है, उसकी अलग अलग जो अवस्थाएं होती है, उनका अध्ययन माइक्रोस्कोप की सहायता से किया था। तो एम्ब्रियोलॉजी में इनका भी रोल रहा था, हार्वे का और मेलपीगी का। ठीक, तीसरे नंबर पर बेटा ग्राफ वैज्ञानिक है, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। इस वैज्ञानिक के द्वारा बेटा जो ओवेरी होती है, अंडाशय होता है, अंडाशय में जो पुटिकाएं होती है, फॉलिकल्स होती है, उनके बारे में जानकारी प्रदान की थी। ओवेरी को हम जानते हैं, मनुष्य मादा में ओवेरी पाई जाती है एक जोड़ी, और उन ओवेरी में आपको पता है बेटा ओवम का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ओवम का जो फॉर्मेशन होता है उसका प्रारंभिक जो स्वरूप होता है बेटा वो फॉलिकल्स होती है, पुटिकाएं होती है। पुटिकाओं का जब डेवलपमेंट होता जाएगा, अलग अलग स्वरूपों में जब वो बदलता जाएगा, तो उसके बाद में ही उसका नाम आता है बेटा क्या, ओवम। तो कहने का अर्थ है अंडाशय की जो फॉलिकल्स है उनके बारे में किसने बताया था बेटा, एम्ब्रियोलॉजी में ग्राफ ने। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक का नाम है बेटा हेमा व ल्यूवेनॉक। ल्यूवेनॉक, हेमा के बारे में, वैज्ञानिक के बारे में तो आपने नहीं समझा है, नहीं जाना, लेकिन ल्यूवेनॉक नामक वैज्ञानिक की परिचय आपको पहले से है। जिस प्रकार से बेटा साइटोलॉजी का जनक हम जानते हैं, किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, लेकिन लिविंग कोशिकाओं का बेटा जनक के रूप में हम एंटोनिमन ल्यूवेनॉक को जानते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जीवाणुओं की खोज करके, जीवित कोशिका की खोज करके और अपना ये श्रेय हासिल किया था। तो बेटा मैं बताता हूं आपको कि हेमा व ल्यूवेनॉक नामक वैज्ञानिकों ने, दोनों ने मिलकर 1677 में बेटा मानव और अन्य जीवों के शुक्राणु स्पर्म की खोज की थी। ध्यान रखना, जब मनुष्यों जो अन्य जीवों के स्पर्म का पता लगाया था कि गतिशील एक स्पर्म जो कोशिका है, शुक्राणु जो कोशिका है, वो गतिशील स्वरूप में पाई जाती है और ओवम तक अपनी इस गतिशीलता के कारण ही मूवमेंट और मोशन करती है।
उसके बाद में आता है बेटा चार्ल्स बॉनेट। चार्ल्स बॉनेट नामक वैज्ञानिक को लगभग बेटा 1719 में हमने एक चीज के लिए और पढ़ा था, और यहां पर मैं उसी चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में और उस बिंदु पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हुए पढ़ा रहा हूं। अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस सूक्ष्म जो जीव होते हैं बेटा, ये छोटे जीव होते हैं, निम्नतम कैटेगरी के जो जीव होते हैं उनमें पार्थेनोजेनेसिस की घटना देखने को मिलती है, अनिषेक जनन। बिना निषेचन के ही जीवों के निर्माण हो जाने की इस क्रिया को अनिषेक जनन अर्थात पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। पार्थेनोजेनेसिस के बारे में अर्थात बेटा ये जो छोटे छोटे मधुमक्खियां वगैरह होती है, उन मधुमक्खियों में, छोटे छोटे कीटों में इस पार्थेनोजेनेसिस का सबसे पहले स्टडी करने का श्रेय किसको गया बेटा? चार्ल्स बॉनेट नामक वैज्ञानिक गया है। अब यहां पर है बेटा पेंडर नामक एक वैज्ञानिक। पेंडर नामक वैज्ञानिक ने 1827 में तीनों जनन स्तरों के बारे में बताया था। बेटा मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी में बता देता हूं थोड़ी जानकारी कि एम्ब्रियोलॉजी में जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं कि गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन के बाद में बेटा उनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फ्यूजन के पश्चात बेटा निर्मित होने वाली द्विगुणित कोशिका को हम जाइगोट कहते हैं, जाइगोट के बाद बेटा उसमें एक क्रिया प्रक्रिया चालू हो जाती है, उसे क्लीवेज विदलन कहते हैं, विदलन के बाद बेटा सबसे पहले प्रारंभिक कोशिकाओं का निर्माण चालू हो जाता है, बनने वाली विदलन के द्वारा बनने वाली इन कोशिकाओं को बेटा कोरखंड ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये ब्लास्टोमियर सेल्स अगर 16 कोशिकीय संरचना निर्मित हो रही है तो उसे मॉरूला कहते हैं, मॉरूला के निर्माण को बेटा मॉरूलेशन कहते हैं। उसके बाद इससे निर्मित होने वाली बेटा अगली जो अवस्था है उसे कोरक पुटी, उसमें गुहा बन जाती है, उसे कोरक गुहा कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील से युक्त संरचना को हम ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला कहा जाता है। तो ब्लास्टूला के निर्माण की क्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। ब्लास्टूला के बाद बेटा निर्मित होने वाली संरचना को हम त्रिस्तरीय संरचना को हम गैस्ट्रूला कहते हैं, और गैस्ट्रूला के निर्माण की क्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो गैस्ट्रूला जो शब्द बेटा मैंने बोला, एम्ब्रियोलॉजी के कारण मैंने लाइन खींची है बेटा ये कि गैस्ट्रूला जो होता है वो त्रिस्तरीय संरचना है, उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। उसका सबसे बाहर का स्तर होता है एक्टोडर्म, बीच का होता है मेसोडर्म और अंदर वाला होता है एंडोडर्म। इन तीनों जनन स्तरों के बारे में बेटा बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है पेंडर। पेंडर ने 1827 में तीनों जनन स्तरों के बारे में ही बताया था, और यही वो 3 जनन स्तर है बेटा जो कि इनसे ही किसी प्राणी शरीर के लिए अंगों का निर्माण होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया में बेटा अंगों का निर्माण होता है। ठीक, लास्ट एंड फाइनल बेटा मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक वैज्ञानिक का और परिचय करवा देता हूं, बेयर। बेयर नामक वैज्ञानिक ने 1827 में बेटा स्तनधारियों के ओवम के बारे में अध्ययन किया था, स्टडी की थी उसने। किसकी? मैमल्स के ओवम की स्टडी की थी बेयर ने। तो कहने का अर्थ है बेटा आपको ये जो एम्ब्रियोलॉजी का इतिहास है इसमें मैंने 5-7 वैज्ञानिकों को परिचय दिया है, जिसमें सबसे पहले पढ़ाया था मैंने आपको अरस्तु। अरस्तु ने बेटा भ्रूण के डेवलपमेंट में माता के ब्लड का रोल होता है ये बताया था, इसलिए इसे फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। हार्वे और मेलपीगी ने बेटा जो सरल सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी सहायता से चूजे के परिवर्तन की विभिन्न स्टेजेस जो होती है, अवस्थाएं होती है, उनका अध्ययन किया था। उसके बाद जो ग्राफ नामक वैज्ञानिक है उसने बेटा जो ओवेरी होती है, ओवेरी में जो फॉलिकल्स होती है उनके बारे में बताया था। हेमाबेल ल्यूवेनॉक ने बेटा मनुष्य और अन्य जीवों के शुक्राणुओं के बारे में देखा है, उन्हीं के बारे में बताया था। चार्ल्स बॉनेट नामक वैज्ञानिक ने पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बताया था। पेंडर नामक वैज्ञानिक ने तीनों जनन स्तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के बारे में बताया था, और बेयर नामक वैज्ञानिक ने स्तनधारियों के अंडे का अध्ययन किया था। इस प्रकार से बेटा मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी का इतिहास पढ़ाया। इसी इतिहास की कड़ी को मैं आगे कायम रखते हुए इस इतिहास में बेटा कुछ सिद्धांत भी दिए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, उन सिद्धांतों को अटैच करता हूं। तो देखिए बेटा इसमें एम्ब्रियोलॉजी के सिद्धांतों को मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि एम्ब्रियोलॉजी में कौन कौन से सिद्धांत अटैच किए हैं। ठीक, जिसको किस वैज्ञानिक ने इसको दिया है और किस वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का नाम ये नाम क्यों रखा और किस महत्वता के कारण इसको हमने एम्ब्रियोलॉजी में इंक्लूड किया।